Hello and welcome to Legal Scenario. Let's get started with the lesson on Article 12. Article 12 है जो फंडामेंटल राइट चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है। मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किए गए हैं। आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट। आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट का मतलब क्या होगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट all the fundamental right are enforced against the state। मतलब कि स्टेट आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं कर सकता, स्टेट आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता, स्टेट आपको फंडामेंटल राइट से डिप्राइव नहीं कर सकता। परंतु दूसरी ओर प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट कंपनी है, वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकता है, वो आपको अपने फंडामेंटल राइट से वंचित भी रख सकता है। इट इज ओनली स्टेट जो कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता। देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें इंडिविजुअल भी, प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते, बट ऑलमोस्ट all majority of the fundamental rights are enforced only against the state. For example, under Article 14 of Indian Constitution, that is a fundamental right, state is bound to give equality to all person. But क्या आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल भी इक्वालिटी करने के लिए कंपेल्ड है, बाउंड है आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल मेरिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दे आर नॉट बाउंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डू इक्वालिटी, बट यस, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 जो कि डिफाइंड है, वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 में बाउंड है इक्वालिटी करने के लिए। सो इसलिए स्टेट हमें जानना होगा कि आखिरकार स्टेट में कौन कौन आता है जो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता, या फिर अगर करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं उनके खिलाफ। क्वेश्चंस जैसे कि क्या पार्लियामेंट स्टेट में आता है, क्या पुलिस है जो स्टेट में आती है, क्या गवर्नमेंट कंपनी है वो स्टेट में आती है। जैसे कि आपको पता है इंडियन कंपनी लॉ एक्ट में अगर गवर्नमेंट ने आप कोई भी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर हैं वो ले रखे हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो क्या गवर्नमेंट कंपनी भी स्टेट है? क्या प्राइवेट कंपनी स्टेट में आती है? क्या फिर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ 25% शेयर्स ले रखे हैं, क्या वो भी स्टेट में आती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें आर्टिकल 12 को जानना और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट इन इंडिया की जजमेंट जो कि आर्टिकल 12 पे है उनके बारे में भी जानना। तभी हम बता पाएंगे कि क्या कौन से कॉर्पोरेशंस, कंपनी, डिपार्टमेंट, एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट आर हेल्ड टू बी स्टेट और वो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इस लेसन में हम आर्टिकल 12 को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ 5 केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किए गए हैं उन आर्टिकल 12 उनको जानेंगे। और इसके अंदर एक केस ये भी है कि क्या बीसीसीआई है जो क्रिकेट का टूर्नामेंट अरेंज करवाती है, कंडक्ट करवाती है, कि क्या वो भी स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। तो जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी आंसर किया है कि बीसीसीआई इज ए स्टेट है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 स्टार्ट्स विद इन दिस पार्ट, मतलब कि पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 से डील करता है। Unless the context otherwise requires, the state includes, state include करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के 3 विंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों गवर्नमेंट के अंदर है। एंड पार्लियामेंट को स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली लिख दिया है। एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, वही बात गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट जो कि उनकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर भी। एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज में आ गया, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत वो भी आती है स्टेट में, और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो अदर अथॉरिटी जो कि इंडिया की टेरिटरी में है या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट को अदर अथॉरिटीज को इंटरप्रेट करने में बड़ी मशक्कत का सामना करना,
क्योंकि अदर अथॉरिटीज इतना जनरल टर्म है, स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल भी, और सुप्रीम कोर्ट भी कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स पास कर रही थी। तो आखिरकार व्हाट इज अदर अथॉरिटीज का क्वेश्चन है जो हम आगे की स्लाइड्स में आंसर करें। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। 1979 से पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हीं कॉरपोरेशंस को, अदर अथॉरिटीज के अंदर उन्हीं कॉरपोरेशन को स्टेट डिक्लेयर करती थी जो कॉरपोरेशन सोसाइटी को लॉ के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट आया था, उसके अंदर क्रिएट हुआ है वो। LIC का एक्ट आया था, LIC एक्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्न होता है, उसी के द्वारा बनाई गई थी। फाइनेंस कमीशन एक्ट से एंड रीड विद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो सुप्रीम को 1979 से पहले सिर्फ उन्हीं कॉरपोरेशन को, बॉडीज को, एजेंसीज को स्टेट मानती थी जिसको लॉ ने बनाया था। पर जो कॉरपोरेशन को लॉ ने नहीं बनाया था, सुप्रीम कोर्ट उनको स्टेट नहीं मानती थी। पहले फर्स्ट मोमेंट पे उन कॉरपोरेशन बॉडीज को बोल देती थी, सिंस इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट सो इट कुड नॉट बी हेल्ड एज स्टेट। बट पायनियर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि जस्टिस PN भगवती को कहा जाता है, मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया, इस लेसन में भी जस्टिस PN भगवती जी का बहुत रेलेवेंस है, क्योंकि PN भगवती जी ने ही डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड की थी रमन्ना देराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि कॉरपोरेशन को स्टेट डिक्लेयर करने के लिए ये जरूरी है कि उस कॉरपोरेशन का क्रिएशन एक लॉ ने किया हो, बल्कि वो कॉरपोरेशन भी स्टेट डिक्लेयर होने चाहिए जिनको चाहे लॉ ने नहीं बनाया हो, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टेस्ट है जो कि वो फुलफिल कर रहे हैं, और उससे पता लगता है कि वो एक हिसाब से गवर्नमेंट के ही एजेंट है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की ही बॉडीज है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की ही एक विंग है। तो अगर हम उन कॉरपोरेशन को स्टेट नहीं डिक्लेयर करेंगे तो ये एक हिसाब से पीपल ऑफ इंडिया के लिए चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 298 बोलता है कि जरूरी नहीं गवर्नमेंट को जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई कंपनी बनानी हो या फिर कोई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट को है जो लॉ से इन्वेस्टमेंट कर पाए। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट कि उनको लॉ बनाना पड़े बार बार किसी में इन्वेस्ट करने के लिए। इवन बाय द नोटिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से भी गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो जस्टिस PN भगवती जी ने क्राइटेरिया लेट डाउन किया जो कि बाद के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया बताया, और अभी तक वही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है इंडिया में। उसकी तहत ही अगर वो कोई भी कंपनी, सोसाइटी, बॉडी अगर उन क्राइटेरिया में किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो स्टेट डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के अंदर जो टेस्ट लेट डाउन किया गया था, जिनके ऑथर जस्टिस PN भगवती जी थे, इट वाज हेल्ड कि अगर इन 6 क्राइटेरिया में से कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी एक क्राइटेरिया या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ऑफ देम, तो उस कॉरपोरेशन को, सोसाइटी को, बॉडी को एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट मान लिया जाएगा, और अंडर द आर्टिकल 12 अदर अथॉरिटीज के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। पहला क्राइटेरिया है द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, इट वुड गो अ लॉन्ग वे टू इंडिकेट द कॉरपोरेशन इज ए इंस्ट्रूमेंटैलिटी। और अगर किसी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं जो वो 98%, 99%, 100% एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो भी मान लिया जाएगा कि इनडायरेक्टली ये जो कॉरपोरेशन है वो एक एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट है। सेकेंडली बोला कि वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन। किसी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट इतना ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है कि उस कॉरपोरेशन का सारा एक्सपेंडिचर का खर्चा है जो वो उस फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द स्टेट से कवर हो रहा है। इससे भी ये मान लिया जाएगा कि वो कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट का ही एक एजेंसी है, एजेंट है, विंग है, एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी।
थर्ड है कि वेदर कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस, इधर स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड। जो कॉर्पोरेशन है क्या वो मोनोपोली तो एंजॉय नहीं कर रहा, अगर कर रहा है क्या वो मोनोपोली स्टेट ने दी है या फिर स्टेट ने प्रोटेक्ट कर रखा है वो मोनोपोली। मोनोपोली जैसे कि उस बिजनेस उस फील्ड के अंदर एक्सेप्ट जिसको मोनोपोली दी हुई है उसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन कोई भी कंपनी है जो उस बिजनेस या फील्ड में काम नहीं कर सकता जिसको जो मोनोपोली दे रखी है। तो क्या कॉर्पोरेशन को मोनोपोली या गवर्नमेंट ने दे रखी है या फिर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है मोनोपोली को, तो भी मान लिया जाएगा कि एजेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट है स्टेट है। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। जिस कॉर्पोरेशन में द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट है वो इतना डीप है और प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेशन है, वहां अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं हो रही या फिर गवर्नमेंट के ही बंदे हैं, आईएएस की एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो भी मान लिया जाएगा कि स्टेट कंट्रोल इतना ज्यादा है, डीप है, परवेसिव है कि इट कुड बी कंसीडर्ड एज ए एजेंसी ऑफ द स्टेट। फिर बोला कि फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन, कि जिस कॉर्पोरेशन के फंक्शंस है जो परफॉर्म कर रहा है वो इतने इंपॉर्टेंस है, वो पब्लिक एज ए होल के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के साथ यहाँ वर्ड एंड यूज हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो कॉर्पोरेशन के फंक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए और उसी के साथ साथ क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंटल फंक्शन कैसे हो गए कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं, गवर्नमेंट का फंक्शन है कल्याण करना, डेवलपमेंट करना, लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचना, किसी क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होने के लिए सोचना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए सोचना, इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए सोचना, तो ये फंक्शन है गवर्नमेंटल फंक्शन है। अगर कोई कॉर्पोरेशन पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन और क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है तो भी मान लिया जाएगा कि तो इनडायरेक्टली ये भी एक एजेंसी ऑफ द स्टेट ही है। फिर बोला सिक्स्थ क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए कॉर्पोरेशन, की अगर किसी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट था जो पहले अभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर काम हो रहा था, उसके फंक्शंस, गवर्नमेंट कई बार सोचती है कि क्यों ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का फंक्शन एक कंपनी बना के उस कंपनी को ही सौंप दिया जाए, ताकि क्योंकि कंपनी के फंक्शन है वहाँ एफिशिएंसी से परफॉर्म होते हैं तो वहाँ जल्दी परफॉर्म होंगे और मेरिट पे होंगे, थोड़ा हेल्प होगा गवर्नमेंट को जल्दी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो बोलता है सिक्स्थ क्राइटेरिया कि अगर जो पहले डिपार्टमेंट गवर्नमेंट था कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेटर वो फंक्शन को एक कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया, तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो कॉर्पोरेशन है वो एजेंसी एजेंट है, विंग है स्टेट का ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि all of these are not essential and in particular case one or a combination of more than one may be suffice। जरूरी नहीं कि 6 की 6 फुलफिल होने चाहिए, एक भी फुलफिल हो गया या 2 हो गए 3 हो गए तो भी पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन द केस इट कुड बी हेल्ड कि ये कॉर्पोरेशन स्टेट है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में ये हुआ कि एक कंपनी थी बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज लिमिटेड कंपनी, और उसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना के जो कि बर्मा शेल एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट था, उसके तहत उस कंपनी को एक्वायर कर लिया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दैट एक्ट। और उसी एक्ट के सेक्शन 7 से उस गवर्नमेंट ने उसी कंपनी को भारत पेट्रोलियम को राइट टाइटल एंड लाइबिलिटीज हैं जो भारत पेट्रोलियम को कर दिया था। भारत पेट्रोलियम उस टाइम बर्मा शेल ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसका नाम भारत पेट्रोलियम हो गया था। सो पिटिशनर ने चैलेंज किया कि भारत पेट्रोलियम है या फिर बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने इट वाज एलिजिड कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया पिटिशनर का। सो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि माय फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, तो रेमेडीज दीजिए, एनफोर्स कीजिए मेरे फंडामेंटल राइट।
तो सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट इशू यही था कि फंडामेंटल राइट तो तभी ना इन्फोर्स होंगे कि जब पहले ये प्रूव हो जाए कि वेदर इट इज ए स्टेट और नॉट। सो इशू सुप्रीम कोर्ट ने यही फ्रेम किया कि वेदर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो वुड बी ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 since it was neither governmental department nor statutory corporation but just a government company registered under statute of the company law। क्योंकि मैंने आपको बताया 1979 से पहले यही रूल चलता था कि भाई जो कॉरपोरेशन या तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो तो उनको स्टेट मान लिया जाता था, या फिर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन उनको लॉ के द्वारा बनाया गया तो भी मान लिया जाता था कि स्टेट के अंदर फॉल कर रहे हैं। लेकिन सिंस भारत पेट्रोलियम को ना लॉ ने बनाया था ना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, सिर्फ एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से बना था अंडर आर्टिकल 298, तो कुड इट बी हेल्ड एज ए स्टेट। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो भारत पेट्रोलियम के नाम कर दी थी, एंड सेकेंडली और सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जब आपने अपनी प्रॉपर्टी अपनी कंपनी भारत पेट्रोलियम के नाम कर दी तो इनडायरेक्टली आपने सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आपने भारत पेट्रोलियम को एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया, आपने एक लॉ के तहत उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, चाहे आपने लॉ से नहीं बनाया लेकिन आपने रिकॉग्नाइज लॉ से कर लिया कि भारत पेट्रोलियम को हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो एंड सेकेंडली जो अदर अथॉरिटीज आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, अथॉरिटीज का मतलब होता है पावर। तो सिंस आपने फिर बोले कि सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 के अंदर आपने ये भी पावर दे दी कि अगर कोई भी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रॉपर्टी के साथ मेडल करेगा या इंटरफेयर करेगा तो उसके पेनल्टी का भी प्रोविजन है। ये शो करता है कि आप गवर्नमेंट कंपनी को एक हिसाब से एक अथॉरिटी देना चाहते हो जो कि आम गवर्नमेंट कंपनी को नहीं मिलती। तो ये जो इसका नेचर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का, फर्स्ट आपने एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया, सेकेंडली आप उसको एक पावर भी दे रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई भी इंटरवीन करेगा वो पेनल्टी लग जाएगी। ये जो पावर है आम कंपनी या आम इंडिविजुअल के पास नहीं है। तो इट वाज हेल्ड कि चाहे गवर्नमेंट कंपनी को स्टैट्यूट ने नहीं बनाया है फिर भी इसको हेल्ड किया गया कि इट इज ए स्टेट। क्योंकि नाउ प्रदीप कुमार वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है। इस केस को इंक्लूड करते हुए आगे के जितने भी 4 केस हैं, इन आगे वाले चारों केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन को स्टेट हेल्ड करना है या नहीं, वो चारों केस के अंदर रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किया था जस्टिस PN भगवती जी ने, उसी के सोल बेसिस पे डिसीजन दिए गए हैं। इस केस में क्या हुआ कि 1972 में एक जूनियर स्टेनोग्राफर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो 1975 सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि CSIR इज नॉट ए स्टेट। क्यों? प्राइमरी रीजन क्या दिया उन्होंने? मैंने आपको जैसे कि बताया 1979 से पहले यही रूल चलता था कि अगर कोई कॉर्पोरेशन को या बॉडी को अगर लॉ से नहीं बनाया गया है तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नहीं करती थी स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजन दिया कि सिंस इट वाज नॉट स्टैट्यूटरीली क्रिएटेड, लॉ से नहीं बनाया गया है CSIR को, तो वी कैन नॉट held it state. So again in the present case जो हम पढ़ रहे हैं प्रदीप कुमार के 2002 में, again it was challenge 25 साल बाद वापिस से चैलेंज हुआ कि अब वापिस से रिव्यू कीजिए अपने डिसीजन को कि क्या CSIR है वो स्टेट है या नहीं। तो इशू बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि whether a CSIR is a state within the meaning of article 12। so moving on the next slide, सुप्रीम कोर्ट ने बोला CSIR was initially set up by Department of Commerce of the central government with the name Industrial Research Committee, but later CSIR was given the responsibility।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CSIR जो था उसका जो वर्क था पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स किया करता था, लेकिन बाद में जब CSIR का क्रिएशन हुआ बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो फंक्शन परफॉर्म करती थी गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट को, उस फंक्शन को उसको डेलीगेट कर दिया गया था। एंड मैंने जो आपको ऊपर क्राइटेरिया बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन, जो टेस्ट F था जो, वो भी फुलफिल कर रहा है। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने बताया इट वाज सेट अप इन द नेशनल इंटरेस्ट टू फर्दर इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सो इट कुड बी हेल्ड एज ए पब्लिक फंक्शन परफॉर्मिंग क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन, क्योंकि इसका काम था साइंटिफिक पे रिसर्च करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बताना, कैसे मेथड्स बताना, उन पे रिसर्च करने का। और ये आपको मैं बता दूं कि ये पब्लिक फंक्शन भी है और सिमिलर टू गवर्नमेंटल फंक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए काम करो, और ये काम भी गवर्नमेंट लोगों के प्रोग्रेस के लिए। तो इट वाज हेल्ड की जो क्राइटेरिया जो कि फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन एज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन, वो भी फुलफिल हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि डोमिनेंट रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट है इन CSIR, कि गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उसका जो CSIR का प्रेसिडेंट है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और सारा कंट्रोल, नॉमिनेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया उस केस का, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, वो भी फुलफिल हो रहा है। फिर बोला कि 70% ऑफ द फंड जो कि CSIR के पास है वो आर मेड अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दे रही है वो फंड 70% तक, और उसका जो ऑडिट है CSIR का वो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, और वो भी उसकी रिपोर्ट बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। देयरफॉर इट वाज हेल्ड कि टेस्ट लेड डाउन इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी केस वाज हेल्ड फुलफिल्ड बाय दिस फैक्ट and therefore it was held CSIR, no matter कि CSIR was not created by law, but yes it is fulfilling the criteria, so it was held state. Next case में JS बासी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट 2003, इसके अंदर केस क्वेश्चन था कि ICRISAT जो कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, और जिसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था, वो एक बॉडी थी इंटरनेशनल जो कि 50 देशों की गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज थी, उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन से स्पॉन्सर किया गया था। ये इनकी ब्रांचेस भी सभी देशों में लगभग थी, जो भी मेजर देश थे जो। तो ऑब्जेक्ट था यही कि ICRISAT का कि रूरल डेवलपिंग कंट्री के रूरल पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए, वहाँ की हंगर हटाई जाए, और मेथड्स बताए जाएं जो कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है। MOA हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICRISAT के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सो ICRISAT एस्टेब्लिश हुआ गया, एंड देन अपीलेंट की सर्विस टर्मिनेट, उसने बोला मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या ICRISAT है जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में है, क्या वो स्टेट है आर्टिकल 12? सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट वाज नॉट सेट अप बाय स्टैट्यूट, नॉट स्टैट्यूटरी कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को लॉ से बनाया, ना ही लॉ से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। सेकेंडली बताया कि माना कि इसके फंक्शन है वो गवर्नमेंटल फंक्शन के सिमिलर है, क्योंकि इसका भी काम वेलफेयर के लिए, लेकिन इट सर्टेनली डज नॉट ओव पब्लिक ड्यूटी टू एनी पब्लिक, बट गवर्नमेंट तो बाउंड है ना पब्लिक के लिए वेलफेयर करने के लिए, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बाउंड नहीं है, ये वॉलंटरीली करी अपने आप से कर रही है वेलफेयर के लिए काम। तो इसको नहीं कह सकते कि आप जो इंडियन पब्लिक हो उसको आप ड्यूटी ओव करते हो, नहीं कह सकते। सो इट वाज हेल्ड कि वो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। फिर बोला कि इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और नॉट अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं कर रही, कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, कोई अपॉइंटमेंट, रिमूवल,
मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रोल नहीं है गवर्नमेंट का, एंड गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम है। क्राइटेरिया ये था कि कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ कॉर्पोरेशन कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कम था, तो भी हेल्ड किया गया, वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हुआ। फिर बोला गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड टू 3 आउट ऑफ 15। 15 में से 3 ही मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, बाकी नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट का जिससे कोई लिंक नहीं है। तो इट वाज हेल्ड कि कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, जो रमन्ना जयराम शेट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में लेट डाउन किया गया था। इट वाज हेल्ड ICRIS, it is not a state within the meaning of Article 12 of the Constitution. Now, interesting case, G Telefilms Limited versus Union of India 2005। BCCI का क्वेश्चन था कि क्या BCCI है वो स्टेट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम टेस्ट जो कि लेट डाउन हुआ था उसी के बेस पे डिसीजन दिया और फैक्ट को बस एस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए पहली बात तो बोर्ड है जो BCCI इज नॉट क्रिएटेड बाय लॉ, स्टैट्यूट, लॉ से नहीं बनाया BCCI को, सच बात है। एंड नो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कोई भी BCCI में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखा। फिर बोला कि नो financial assistance is given by government to meet whole or entire expenditure of the board। ऐसा भी financial assistance नहीं दे रहा गवर्नमेंट की सारा का सारा खर्चा है वो उसी पैसों से निकल जाए। एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल भी नहीं है, और कंट्रोल अगर है भी तो वो सिर्फ रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट तो किसी को भी किया जा सकता है पर जरूर, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए डीप एंड परवेसिव, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड ऑल। लेकिन BCCI में कोई भी तरह का इस तरह का कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट को। फिर बोला ऑल फंक्शन ऑफ द बोर्ड आर नॉट पब्लिक फंक्शन एंड नॉट क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन। ये बताया गया कि क्राइटेरिया ये था कि फंक्शन इस तरह होने चाहिए कि वो क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन हो। लेकिन क्या आपको लगता है गवर्नमेंट का यह फंक्शन है कि क्रिकेट के मैच ऑर्गेनाइज कराने की उनकी एक ड्यूटी है? नहीं, ये गवर्नमेंट की कभी भी ड्यूटी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि आपके लिए वेलफेयर करने की ड्यूटी है, लेकिन गवर्नमेंटल फंक्शन ये नहीं हो सकता कि वो मैच करवाए, आपको मैच दिखाए, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही रिमोट हो गया, बहुत दूर हो गया। तो इस फिर बोला कि बोर्ड को है वो ना ही पहले जो बोर्ड का काम था BCCI का काम, ऐसा भी नहीं कि वो पहले गवर्नमेंट करती थी क्रिकेट के मैच का बाद में उनको दिया, पहले शुरू से ही BCCI के पास है काम, और BCCI ऑटोनोमस बॉडी है, खुद से काम किया है। मोनोपोली बोला एग्जिस्ट करती है, माना कि BCCI के अलावा कोई और मैच नहीं करवा रहा है, बट हमने मोनोपोली नहीं दी है, गवर्नमेंट ने कोई भी मोनोपोली नहीं दी है। यह माफ कीजिएगा एक गलती है कि स्टेट कन्फर्ड आएगा, तो बोला ना हमने कन्फर किया मोनोपोली ना हमने प्रोटेक्ट किया मोनोपोली। तो क्राइटेरिया वो भी होना चाहिए कि कन्फर्ड हो मोनोपोली या प्रोटेक्ट हो, हम तो कुछ कर ही नहीं, मोनोपोली हो तो हो ऐसे। तो इट वाज हेल्ड कि BCCI इज नॉट ए स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधेश्याम राय। इस केस में क्या हुआ कि यूपी प्रदेश गन्ना किसान संस्था थी, उसके खिलाफ चैलेंज किया गया कि इन्होंने फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया राधेश्याम राय जी का। इशू पहले यही था कि क्या संस्था स्टेट है, जब भी तो इसके खिलाफ रिट डाल सकेंगे कि वायलेट कर दिया फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के रेशियो के बेस पे बोला कि आप देखिए जब संस्था बनी नहीं थी तो उससे पहले जो इसके फंक्शन थे वो गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट का केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो परफॉर्म कर रहा, और जब संस्था बनाई गई चाहे ये कॉर्पोरेट सोसाइटी थी लेकिन गवर्नमेंट ने अपने फंक्शन इसको हैंडओवर कर दिए। एंड सेकेंडली बताया कि संस्था जो बनने से पहले जो ट्रेनिंग सेंटर थे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंडर थे, वो भी संस्था बनने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेनिंग सेंटर संस्था को दे दी। फिर बोला कि फंक्शन ऑफ संस्था भी स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये वेलफेयर के लिए है, शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंटल फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है। फिर बोला कि
आठ मेंबर इसके गवर्निंग काउंसिल थे स्टार्टिंग में, और वो उसमें से सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट थे जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। तो इट वाज हेल्ड कि गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सारे गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट थे। फिर हेल्ड किया गया कि गवर्नमेंट ने संस्था को 80 to 90% ऑफ एक्सपेंडिचर है जो वो स्टेट ने प्रोवाइड कराया फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। इस रीजन से इट वाज हेल्ड कि एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के रेशियो के बेस पे इट वाज हेल्ड द संस्था इज ए स्टेट। सो दिस वाज ऑल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बी विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।